अमीर और गरीब बहन का रसोई घर। अरे हाँ किंजल की माँ, सुनो, मैंने किंजल बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा अमीर घर का लड़का देखा है और लड़का मैनेजर की पोस्ट पर है। महीने के 60,000 रुपए कमाता है। बहुत बढ़िया है, किंजल की शादी करने के लिए तैयार हो जा। क्या शादी? किससे? कौन है? कहाँ का है? कब हो रही है? अरे कोई मुझे भी तो बताओ, मैं किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। अच्छा लड़का हो, अच्छे पैसों वाला। अब तो जानते ही मेरे नखरे। मैं जानता हूँ, मैं अपनी बिटिया को इसलिए बहुत अच्छे घर का लड़का देखा है। तू फिक्र मत कर, वहाँ बहुत खुश रहेगी। लड़के की तस्वीर देख, ये ले। दिखाइए ना पिताजी। अरे वाह, जीजू तो बहुत अच्छे हैं। देख लिया ना तूने, अब मैं देख लूं? लड़का तो अच्छा है पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चलो बढ़िया है। कुछ समय बाद ही मनोज अपनी बेटी की अमीर घर में अविनाश नाम के लड़के से धूमधाम से शादी कर देता है, जहां अपनी नाक रखने के लिए उसे हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब किंजल अमीर ससुराल में एक ठाट बाट भरी जिंदगी जी रही थी, जो डेली शॉपिंग, किटी पार्टी, घूमना फिरना किया करती थी। वहीं कुछ समय बाद वसुधा भी शादी के लायक हो जाती है। मनोज बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी बीमारी में पैसा लग रहा था, तो वसुधा के लिए वह एक गरीब घर का लड़का देखता है। अरे बेटी, मैंने तेरे लिए बहुत ही होनहार, मेहनती मोहन नाम का लड़का देखा है। एक कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लड़का अकेला है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। तू तो जानती है मेरे पास अब ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए तेरी शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। तू समझ रही है ना बेटा? पिताजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जब बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसे ही शादी कर लूंगी। देखा, हमारी बेटी कितनी समझदार है। फिर वसुधा की भी मोहन से चटमंगनी पटब्याह हो जाती है, जहां पति ही उसका गृह प्रवेश करता है। वसुधा, सब कुछ जानकर भी तुमने मुझसे शादी की है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर कोई भी शिकायत हो तो कह देना। अजी, आप शर्मिंदा मत होइए। देखना, एक दिन आप अच्छी मेहनत करके इस छोटे से घर को भी बड़ा कर देंगे, और सब अच्छा रहा तो एक गाड़ी भी आ जाएगी। तुम साथ हो तो सब हो ही जाएगा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपना जीवन आराम से बिताते हैं। वसुधा को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि मोहन के पास ज्यादा चीजों की सुविधा नहीं थी। आंच में फूंक मार मार कर वो अपनी आंखों को जलाती है। हर रोज की तरह आज भी तारीफ करते हुए मोहन कहता है, कमाल कर दिया वसुधा, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये क्या, तुम्हारा हाथ जल गया? तुम्हारी आंखें भी लाल हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना वसुधा? मेरी वजह से चूल्हे पर खाना बनाती हो तुम। अरे तो क्या हुआ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपको खाना खाता देख मुझे जो तृप्ति मिलती है, उससे इन दर्द का एहसास नहीं होता। बहुत बड़ी बातें करती हो तुम। तभी मोहन अपने हाथ से उसकी चोट पर मरहम लगा देता है, फिर खाना खिलाता है। अचानक से किंजल का फोन आता है। कैसी हो वसुधा? बड़ी गरीब जगह पिताजी ने तुम्हारी शादी करी है, चूल्हे पर खाना पकाना होता होगा। पर मैं तो यहाँ मॉडर्न किचन में रहती हूँ, अमीर घर जो गई हूँ, खाना भी मुश्किल से कभी कभी बनाना पड़ता है। हाँ दीदी, पिताजी ने जहाँ शादी की है मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, चाहे जैसा भी हो। मोहन जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हारा हालचाल लेने के लिए फोन किया था। वैसे मेरे पति ने कल ही एक कार खरीदी है। तुम्हारा पति कभी खरीद सकता है? हाँ खैर छोड़ो, वो तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ना। चलो ये आ गए, मैं जाती हूँ। अपनी बहन को नीचा दिखाने की वजह से किंजल कॉल करती है। ये बात वसुधा को समझ आ जाती है। अगले दिन उसका पति अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला जाता है, जहाँ किंजल का पति मैनेजर था। तो दोनों का भी अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था। तभी जोमेटो डिलीवरी वाला मोहन को खाना देता है। लगता है मालिक का खाना है, देकर आता हूँ। मोहन बॉस को खाना देता है। मालिक, आपका खाना आया है। बुरा न माने मालिक, तो कुछ पूछूं? आप घर का खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे क्या बताऊं मोहन, घर का खाना आजकल मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा सा खाना है जिसे खाकर जन्नत मिले। बोर हो गया था तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। अब देखो ये कैसा है। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ।
मोहन चला जाता है। जावेद खाना खाता है, उसे वो भी अच्छा नहीं लगता। तभी मोहन फिर आता है। मालिक, आपसे कपूर साहब मिलने आए हैं, तो मैं बताने आ गया। क्या हुआ मालिक, आप उदास हैं? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? अरे मोहन, 2-3 जगह से खाना ऑर्डर कर लिया, मुझे ये खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अब तुम ही कुछ करो। अरे मालिक, मेरी पत्नी वसुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप हाँ करें तो मैं घर से खाना ले आऊं कल आपके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ। तुम्हारी बातों से मुझ में उम्मीद सी जाग गई है। अगले दिन मोहन वसुधा का बनाया हुआ खाना बॉस को खिलाता है, जो एक निवाले में ही उसे पसंद आ जाता है और जल्दी जल्दी खाकर उंगलियां चाट लेता है। अरे वाह मोहन वाह, कितना बढ़िया लजीज स्वादिष्ट खाना। मैंने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मेरी पत्नी तक ने नहीं बनाया, न मुझे बाहर मिला। मजा आ गया। तुम्हारी पत्नी सच में अच्छा खाना बनाती है। कल भी लाओगी मेरे लिए? बिल्कुल मालिक। फिर मोहन अगले दिन अपने मालिक को पत्नी के हाथ का खाना खिलाता है। तभी मैनेजर अविनाश फाइल रखते हुए कहता है, मालिक, अरे मालिक साहब, 2 दिन से देख रहा हूँ आप इस सिक्योरिटी के गरीब का घर का खाना खा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आप मुझे कह देते, मैं अपनी पत्नी से कल खाना बनवा कर लाऊंगा आपके लिए। अच्छा ऐसा है, तो ले आना, तुम्हारे घर का खाना भी चख लूंगा। खाना कैसा भी हो, इसमें अमीर और गरीब करने की क्या जरूरत है अविनाश। मोहन तुम जाओ। मोहन टिफिन लेकर चला जाता है। अविनाश किंजल से शाम को कहता है, किंजल, कल मुझे अपने बॉस को खाना खिलाना है, तो बढ़िया खाना बनाना, रोज की तरह। ये नहीं कभी नमक कम कभी ज्यादा। मेरी प्रमोशन का सवाल है। ठीक है, ताना मत मारो, पनीर कोफ्ता दाल मखनी बना दूंगी। अगले दिन अविनाश टिफिन बनवा कर ऑफिस ले जाता है, जहाँ लंच में जावेद अविनाश के घर का पहला निवाला खाकर ही उगल देता है। ओहो अविनाश, ये कैसा खाना है? दाल कच्ची सी है और इतना ज्यादा तेल नमक। ऐसा खाना खाते हो तुम घर में? तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी पत्नी अच्छा बनाती है। इससे अच्छा तो मोहन की पत्नी बनाती है। तुम्हें किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी बॉस। जावेद अविनाश की बात की माफी मांगकर मोहन को दोबारा से उसकी रसोई का खाना लाने को कहता है। वहीं शाम को घर जाकर अविनाश किंजल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तुमसे एक काम नहीं हो पाया। तुम शॉपिंग मेकअप के अलावा कुछ तुम्हें करना आता भी है कि नहीं? तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गई। मेरा प्रमोशन हो जाता। सिंपल सा खाना नहीं बना पाई तुम? उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी का खाना पसंद आया है उन्हें। हाँ तो क्या हो गया, मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे बॉस को खुश करूंगी, वो तुम्हारा काम है। अविनाश को सुनाकर किंजल गाने सुनने लगती है। अगले दिन वसुधा टिफिन लेकर अशोक को दे देती है। साहब जी नमस्ते, शुक्रिया मेरा खाना पसंद करने के लिए। अरे जब से आपके हाथ का बना खाना खाया है, मैंने अपने घर का हर जगह का खाना छोड़ दिया है। लेकिन मजबूरी में घर का खाना ही खाना पड़ता है, वरना बीवी बुरा मान जाएगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ। आप टिफिन की सर्विस चालू कर दीजिए, कितने लोग खुश हो जाएंगे। सच्ची साहब, मुझे इतना लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसुधा कुछ दिनों में ही टिफिन सर्विस चालू कर देती है और अब जावेद मलिक उसकी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय वसुधा के बने हाथ के खाने का स्वाद लेते हैं। इससे उसकी आमदनी बढ़ गई थी और 5-6 महीने में ही वो इतनी तरक्की कर लेते हैं कि एक छोटे घर से बड़ा घर ले लेते हैं, साथ ही एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और मोहन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश काम में धोखाधड़ी करता है, जिससे उसकी नौकरी चली जाती है और वो गरीब हो जाता है। वसुधा और मोहन कार से जा रहे थे कि किंजल और अविनाश कार से थोड़ा टकरा जाते हैं। वसुधा कार से बाहर निकलकर, अरे किंजल दीदी, आप ये आपने क्या हालत बनाई हुई है? बहन वसुधा, तू ये कार तेरी है? बहुत अच्छी बात है मेरी बहन कि हालात सुधर गए। खैर हमारे साथ जो हुआ वो हमारे लालच के कारण हुआ। बस ये और मैं काम की तलाश में ही निकले थे। साहब मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अगर आप चाहे तो मेरे रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट को देख सकते हैं। माफ कर देना मोहन, मैंने तुम्हें पहले बहुत कुछ कह दिया था। मुझे नौकरी देने के लिए धन्यवाद। और हाँ साहब मत बोलो, हम तो रिश्तेदारी में है ना। चलिए दीदी घर चलते हैं। इस तरह अमीर बहन का गरीब बहन को अच्छी हालत में देखकर घमंड चकनाचूर हो जाता है। वहीं मोहन अविनाश को अपने रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का काम देता है। इस तरह वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
देखा ना दोस्तों आपने, वक्त को पलटने में देरी नहीं लगती, इसलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, दादी के कमरे से हीटर लाओ ना। हमारे पास स्वेटर भी नहीं है। दीदी को भी ठंड लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी ठंड लग रही है। इस कंबल में ठंड रुक नहीं रही है। ठीक है मेरी बच्ची, तुम 2 मिनट रुको, मैं हीटर लेकर आती हूँ। गर्भवती सुरेखा अपनी सास के कमरे से बंद हीटर उठाकर लाती है और अपनी बेटी के सामने चला देती है। इतने में खड़ूस सास गायत्री हीटर चलाता हुआ देख बहू के बाल खींचने लगती है। क्यों री, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे से हीटर उठाने की, वो भी मेरी बिना इजाजत के? इन लड़कियों को सिखा रही है? तेरे करीब बाप ने दहेज में भेजा था क्या? माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है माँ, मेरे बाल छोड़ दीजिए। दादी माँ को छोड़ दीजिए, उनको दर्द हो रहा है। चुप कर नालायक, एक तो इस घर में 2 लड़कियां हो गई हैं। सुरेखा की बच्ची, कल मुंही नास पीटी, तूने अभी तक मुझे पोते की खुशखबरी नहीं दी। अगर इस बार भी तूने लड़की को जन्मा तो तेरा जो हाल मैं करूंगी तू सोच भी नहीं सकती है। बस करो गायत्री, वो तुम्हारी बहू है, गर्भवती है, ऐसे अत्याचार मत करो। तुम तो चुप करो, समझ आई बात? माँ जी, भगवान जो भी दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी ये सब चीज मेरे हाथ में नहीं है। बकवास बंद कर, मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो तेरा हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना, और ये हीटर वापस मेरे कमरे में रख। जी माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। गायत्री उसे झटक कर चली जाती है, जिससे वो बेड पर गिर जाती है। बेचारा रामप्रकाश पत्नी के दबाव में कुछ नहीं कह पाता था। वो चुपचाप गायत्री की सारी बात सुनता है और चला जाता है। मेरा बच्चा, 6वां महीना चल रहा है मेरा। मुझे अपना ख्याल रखना होगा और अपनी दोनों बच्ची का भी। माँ चुप हो जाओ, रो नहीं, बहुत गंदी है दादी, हमें मारती रहती है और आपको भी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। सुरेखा हीटर वापस सास के कमरे में रख देती है। सास गायत्री सुरेखा और उसकी दोनों बेटियों के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आती थी। कोई काम न होने पर तीनों पर बरसती थी और कभी डंडे से मारती थी। गर्भवती में भी वो सुरेखा से बहुत काम करवाती है, उनकी ठंड के कपड़े नहीं देती है, बेटे से सारे पैसे वसूल लेती है। तभी एक दिन सुरेखा अपनी बेटियों के लिए कांपते हुए कहती है, माँ जी, धीरे धीरे ठंड बहुत बढ़ रही है माँ जी, बाहर ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। एक बार को मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी बेटियां, उनसे ये सर्दी झेली नहीं जा रही है। आप थोड़े पैसे दे देती जिससे मैं उन दोनों के लिए स्वेटर, गर्म कपड़े ला देती। नहीं लाकर दूंगी तेरी दोनों बेटियों को गर्म कपड़े, समझी? तू बीमार पड़ती है तो पड़े, मैं तो कहती हूँ मर जाए, कम से कम बोझ तो कम होगा। और हाँ, मेरे साथ हॉस्पिटल चल, तेरा स्वास्थ्य भी जांच करवानी है। पता नहीं पहले क्यों नहीं मैंने ध्यान दिया, लेकिन अब जांच करवा लेती हूँ। अचानक से माँ जी मेरी परवाह क्यों कर रही हैं? शायद पोते के मोह की वजह से। जी माँ जी, बेहू राशि बेटा, तुम दोनों यही रहना, मैं माँ जी के साथ अस्पताल से आती हूँ। गायत्री सुरेखा को झूठ बोलकर अस्पताल ले जाती है और होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण करवाती है। 2 दिन बाद रिपोर्ट पता चलने पर गायत्री गुस्से से आंख बबूला हो जाती है, क्योंकि वो फिर से लड़की को जन्म देने वाली थी। ये बात जानकर सुरेखा को बहुत धक्का लगता है और पति कबीर को पता चलता है तो वो भी कहता है, क्या ये औरत फिर से एक लड़की को जन्म देने वाली है? मैं क्या लड़कियों को ही पालता रहूंगा? मुझे इस घर का वंश नहीं चलाना है क्या? तभी तो बेटा मैं तुझे समझा रही थी, इस बोझ को अब इस घर से निकाल दे। मैं इस घर में एक लड़की और नहीं आने दूंगी। माँ जी, कबीर जी ऐसा मत कीजिए, मैं इतनी ठंड में ऐसी हालत में अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कबीर जी, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, ऐसा मत कीजिए। प्यार व्यार गया तेल लेने, चलो निकलो इस घर से फौरन। माँ बेटे मिलकर गर्भवती सुरेखा और उसकी दोनों बेटियों को बर्फीली ठंड से घर में बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो बहुत कांपने लगती है और रोती है। माँ बहुत डर लग रही है माँ। हाँ माँ, हम कहाँ जाएंगे? दादी के साथ पापा भी बहुत गंदे हैं। पापा हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो हमसे प्यार नहीं करते हैं।
पता नहीं बेटा, इस हाल में हमें कहाँ सर ढकने को छत मिलेगी। तुम्हारे पापा दादी के बहकावे में आ गए हैं, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। तीनों माँ बेटी पर कोई शॉल स्वेटर नहीं था। कांपते कांपते वो रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहाँ खाली बैठने पर सफाई कर्मचारियों ने भगा देता है। फिर रेलवे स्टेशन की खाली जगह पर एक खाली ट्रेन का डिब्बा था, जिसे देख सुरेखा उसके पास आती है। वो अपनी बेटी के साथ वहां बैठ जाती है। इतने में पीहू के सर पर हाथ रखने पर उसे पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। हे भगवान, पीहू को बुखार आ गया और राशि को भूख लगी है। मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। सुरेखा ऐसे हाल में सबके सामने हाथ जोड़कर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। वो खाने वाले ठेले पर काम मांगती है तो भी उसे कोई काम नहीं देता है। ऐसे में वो झोली फैलाकर रोते रोते गाना गाने लगती है। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। रो बहन जी, मेरी मदद करो, कोई खाने के लिए पैसे दे दो। उसका गाना सुनकर आते जाते लोग उसकी झोली में कुछ पैसे डाल देते हैं। तभी एक बूढ़ा कहता है, बेटी, तुम गर्भवती के समय में यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारा पति नहीं है और ठीक ठाक हो तो गाना क्यों गा रही हो? कुछ काम कर लो। मेरी मजबूरी है बाबा जी, गर्भवती को कोई काम नहीं दे रहा। मेरी बेटी भूखी और बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारे इस संघर्ष में भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। ये लो, इससे तुम अपने बच्चों को खाना खिला दो और कोई काम की शुरुआत कर लो, ताकि ऐसे न रहना पड़े। आपका शुक्रिया बाबा जी। फिर सुरेखा उस पैसे से पास की दुकान से दवाई और खाने का सामान ले लेती है और ट्रेन घर में चूल्हा बनाकर पत्थर से आग जलाकर अपनी बेटियों को खाना खिलाती है और दवाई भी देती है, जिससे पीहू का बुखार उतर जाता है। और बचे हुए पैसों से सुरेखा चाय समोसे का सामान खरीद लेती है, जिससे ट्रेन घर में बनाकर वो रेलवे स्टेशन पर बेचने जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय समोसे ले लो, 10 रुपए के। सुनो जरा, मुझे चाय समोसा देना। इस सर्दी में चाय समोसे की बात ही अलग है। ये लीजिए। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे चाय समोसे बनाती हो और ऐसे समय में काम कर रही हो। ऐसा करो, ठेला ले लो। जी। इस तरह सर्दी में सुरेखा संघर्ष से चाय समोसा रोज बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचती है, जिससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है और वो अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देती है, जिससे उनकी ठंड से राहत होती है। और थोड़े खाने पीने का सामान भी अपनी ट्रेन घर में भर लेती है। 2 महीने बीत जाते हैं। वो अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसको झुलाने के लिए ट्रेन घर में अपनी दूसरी साड़ी से झूला बना देती है, जिसमें उसकी बेटी झूलती रहती थी। एक दिन, माँ, ये ट्रेन घर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत शांति है, वरना दादी तो हमें मारती थी। हाँ बेटा। अच्छा, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचने जा रही हूँ। तुम दोनों अपनी बहन का ख्याल रखना। ठंड लगे तो ये शॉल उड़ा देना और कटोरी में दूध भी है, ठीक है? जी माँ, आप निश्चिंत रहिए। सुरेखा अपने बच्चों को छोड़कर रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचने चली जाती है। अब उस पर एक छोटा सा चाय समोसे का स्टॉल था। वहीं दूसरी ओर एक कार एक्सीडेंट में कबीर के पांव में चोट आती है, जिस बात के लिए गायत्री अपना सिर पीटती है। कल मुंह है कहीं के, इतनी चोट लगा ली, अब कमा कर कौन देगा मुझे? वैसे भी घर का काम मुझे करना पड़ रहा है, इसका मुआवजा नहीं मिला। चल दे मुझे। माँ, मैं अपाहिज हो गया और आपको पैसे चाहिए। आप मुझसे प्यार नहीं करती, पैसों से करती है ना? ये लीजिए पैसे। बिल्कुल सही समझा तूने, मैं सिर्फ पैसों से प्यार करती हूँ। कबीर व्हील चेयर से कमरे में जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों की फोटो देखकर रोने लगता है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अपनी बीवी बच्चों को अपने पास वापस लेकर आऊंगा। कुछ दिन गुजरते हैं। गायत्री अपाहिज बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां उसकी बहू थी। वो दोनों राम प्रकाश को लेने आए थे। वो बेटे के नाम जमीन जो करवाने गया था। इतने में कबीर को सुरेखा दिखाई देती है। वो व्हील चेयर से उतरकर गले लगाने की कोशिश करता है। इतने में सुरेखा उसे संभाल लेती है। अजी,
आपकी हालत कैसे हुई? मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है सुरेखा, मुझे माफ कर दो। हमारी बेटी कहाँ है? बड़ी मुश्किल हुई होगी तुम्हें इस ठंड में, माफ कर दो मुझे। कहाँ है मेरी बच्चियां? जी, बच्ची ट्रेन घर में है। इतने में ट्रेन से राम प्रकाश उतरता है, वहीं गायत्री भी थी। बहू मुझे माफ कर दे, आज तक मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब तेरी सास को इस ठंड में घर से बेघर कर दूंगा। मैंने जो प्रॉपर्टी तेरे नाम कराई है, कबीर तू बहू के साथ वहां रहने चला जा। गायत्री ने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। नहीं पापा, माँ को कुछ मत कहो, वो माँ है, हम ऐसे ही कहीं रह लेंगे। देख लो, इतने पर भी तुम्हारा बेटा तुम्हारा पक्ष ले रहा है। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ करो, मैंने सबको बहुत दुखी किया है, लेकिन अब बहू घर वापस आ जा मेरी तीनों पोतियों के साथ। गायत्री के आंसू देख सुरेखा अपनी सास को गले से लगा लेती है। इसके बाद वो सब एक साथ घर लौट आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, मुसीबत का पहाड़ कितना भी टूट जाए, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है।